आज का विषय है राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना या बनावट। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो एक बार उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। हमने ये देखा कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में पढ़ी जाती है। हमने उसको एक सिद्धांत के रूप में पढ़ा कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, उसको जान लिया कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है या भारत के लोगों की जो कुल आय है वही राष्ट्रीय आय होती है। और उस राष्ट्रीय आय को जब हम किसी खाते में दिखाते हैं या उसको हम लिख करके रख लेते हैं या जो एक विधि अपनाते हैं जिससे कि हम भविष्य में उसके बारे में जान सकें और भविष्य में उसके आधार पर और कुछ काम आगे बढ़ा सकें, अपना वृद्धि विकास कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में हमने ये देख लिया था कि क्या होता है राष्ट्रीय आय लेखांकन, उसमें क्या क्या शामिल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसमें क्या क्या शामिल करते हैं। तो बोर्ड खाली नहीं है, फिर भी मैं इसमें एक छोटी सी जगह है उसमें कुछ करके अपना काम चला लेंगे। तो देखें राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल क्या होता है। तो हमने देखा राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है। पहला तो आप जोड़ लीजिए लगान, फिर लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी या वेतन प्लस लाभ, ये हम लोग चार चीजें जोड़ते हैं। और अगर इसमें हम विदेशी खाता भी जोड़ लें यानी शुद्ध x माइनस m को भी जोड़ लें तो पूरी तरह से हमारा साधारण आय पर राष्ट्रीय आय मिल जाती है। इसी को ही यही जो अब हमने इसको लिख लिया, अभी तक सिद्धांत में समझा, उसी को हमने एक खाता बना लिया, एक अपनी बही खाता बना लिया, एक बही बना लिया, तो उसी को ही हम राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय लेखांकन में और चीजें शामिल हो क्या सकती हैं, केवल हमारी ये 5 चीजें शामिल हैं, लगान, ब्याज, मजदूरी और विदेशी खाता। ये 5 चीजें हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो ये 5 चीजें जो शामिल हैं इसी के आधार पर भी हमने एक खाता बनाया है जिसको राष्ट्रीय आय लेखांकन खाता बोलते हैं। 5 चीज़ें शामिल की जाती हैं, लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ और विदेशी जो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध इनकम है। तो हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि ये सब होता क्या है। लगान क्या होता है। लगान जैसे हमारी जो भी ज़मीन है या जो भी हम मकान यूज़ करते हैं उसके यूज़ करने के बदले में हम जो हमें प्राप्त होता है या हम जो देते हैं वो होता है लगान। और ब्याज क्या होता है, वैसे ही ब्याज उस पूंजी को दिया जाता है या उस पूंजी की कीमत है जिस पूंजी का यूज या प्रयोग हम अपने उत्पादन के लिए करते हैं। उत्पादन में हमें पूंजी, भूमि और मजदूर और एक साहसी की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने जो ज़मीन की लागत दिया, जो ज़मीन की कॉस्ट दिया लगान के रूप में दिया, वैसे ही जो पूंजी की कॉस्ट देंगे वो ब्याज के रूप में देंगे और जो मजदूर की कीमत देंगे या मजदूर की जो लागत देंगे वो देंगे हम मजदूरी या वेतन के रूप में। और साहसी को जो मिलता है वो उसका लाभ होता है। और इसमें हम विदेशों से जोड़ लेते हैं, विदेशों से जो प्राप्त होने वाली आय है वो सब मिलकर के ये 5 क्षेत्र हो जाते हैं। तो हमने ये जान लिया कि यह है क्या, और उसके बाद हम इसका एक ढांचा देखते हैं कि कैसे इसकी जो बनावट है वो बनावट को कैसे इसमें दिखाया जाता है। हमारी यही समस्या है ना कि जब हम उसको लेखांकन बनाते कैसे हैं। अब समझने की बात यही है कि लेखांकन हमें बनाना कैसे है। तो लेखांकन हमें इस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने ये देख लिया उत्पादन लेखा। अब हमने बताया लगान, मजदूरी, ब्याज और ये विदेशी वो सब बताया। अब यहाँ पे आ रहा है उत्पादन, उपभोग और उसके बाद
ये इस तरह का आ रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा, लगान, मजदूरी, वेतन और लाभ के रूप में पढ़ा। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है। उत्पादन लेखा हमारे जो लेखा बनाने का होता है वो 4 ही क्षेत्र में होता है, साधन लागत पर और बाजार कीमत पर। तो साधन लागत पर हमने अभी जो पढ़ा था वो साधन लागत पर था, और उसी को ही हम बाजार कीमत पर भी पढ़ते हैं। अब ये साधन लागत और बाजार कीमत दोनों पे हो गया। तो जब दोनों पे हो गया तो दोनों में लगभग सारी चीजें वही पढ़ी जाएंगी। अब फिर आते हैं हम कहाँ पे, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र, और अगर हम इसको एक केस के समीकरण में दिखाएं तो ये क्या होता है, y जो होता है c + i + g ये होता है। और अगर उसको विदेशी खाता भी जोड़ लें तो इसमें x - m इस तरह से इसको दिखाया जाता है। c क्या होता है, उद्योग, i क्या होता है, निवेश, और g क्या होता है, गवर्नमेंट निवेश, और x - m ये विदेशी खाता होता है। इसमें उन्होंने केन्स ने उत्पादन क्षेत्र को इसमें नहीं जोड़ा है। तो ये अगर हम इसको चाहो तो केन्स के समीकरण के रूप में भी इसको पढ़ सकते हो। तो अब हम आते हैं उत्पादन लेखा पे। अब हम ये देख रहे हैं, हमने ये समझ लिया इसमें क्या क्या शामिल है। अब इसको जो है हम बनाने का प्रयास करते हैं कि ये लेखा बनाया कैसे जाता है, जिसको हम लेखांकन कहते हैं, जिसको हम बहुत डर के पढ़ते हैं कि हम बहुत कठिन है। आज उसको देखेंगे बनता कैसे। चलो देखो उत्पादन क्षेत्र में देखते हैं उत्पादन लेखा कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये सब मिला करके ही हमारा बनता है क्या, राष्ट्रीय आय लेखांकन, सब मिला करके। और वही जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, हम एक एक को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र का खाता बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जो मैं बना रहा हूं उसको समझो, जो हो चुका उसको जानो। तो अब एक एक को देखते हैं। उत्पादन लेखा, उत्पादन लेखा में क्या क्या शामिल करते हैं। पहले उत्पादन, केवल उत्पादन से संबंधित लेखा कर देंगे और सब अभी छोड़ रहे हैं। तो उत्पादन लेखा में एक साइड हमने भुगतान, एक साइड प्राप्तियां। एक ये भी होता है कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में हम लागतें लगाते भी हैं और हमें फायदा भी मिलता है। जैसे कच्चा माल खरीद रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और जो लाभ मिल रहा है वो हमारा है। तो ये उसका दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। तो देखो, चलो मजदूरी, वेतन आदि, इसमें हमने क्या किया, भुगतान किया, कितने का, 500 का। और लगान, ब्याज, लाभ, ये सब हमने टोटल 230 का भुगतान किया। ये सब में हम बता चुके हैं ये सब है क्या। हाँ, लगान जो जमीन हमने यूज किया या जो हमने घर यूज किया, जो कमरा यूज किया, उसके लिए हमने लगान जो दिया। और जो हमने पूंजी ब्याज पर लिया था, जो हमने किसी से उधार लिया था, पूंजी ब्याज पूंजी लिया था, उसके बदले में ब्याज दिया। और ये लाभ ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही मिलता है, कुछ लोग और भी होते हैं जो लाभ का बंटवारा किया जाता है, तो लाभ भी दिया उसने। और फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा भुगतान। सामाजिक सुरक्षा भुगतान वो है, जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन से वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान भी होता है। जैसे मान लो भट्ठे की चिमनी है या भट्ठा उद्योग है, भट्ठे की जो चिमनी से धुआं निकलता है, वहाँ के अगर आसपास के फल वाले पेड़ों को देखो तो उनके फल छोटे हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनके पत्ते हमेशा ऊपर एक साइड में ऊपर जले से रहते हैं, सूखे से या ज़्यादातर पीले दिखते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिक ये सब जो नुकसान है, हालांकि इसको पर्यावरणीय कहते हैं, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा का मतलब जो वहाँ के समाज के लोगों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो उत्पादन कर रहा है उसको देना पड़ता है, उसके बदले में सरकार को टैक्स के रूप में वो देता है। तो वो सामाजिक सुरक्षा भुगतान के लिए पेमेंट किया। अब इसका और परोक्ष कर घिसावट, उस जो उत्पादन कर रहा है उसमें घिसावट भी होगी और सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है, वो सब मिला करके 180। तो टोटल जो उत्पादन में उसको भुगतान करना पड़ा वो कितने का किया, 930 का।
अब 930 का इसने भुगतान किया, उसको प्राप्तियां कहाँ कहाँ से मिल रही हैं? उपभोक्ता से। जो उपभोक्ता उसके सामान को खरीद रहा है ना, सामान को खरीद रहा है, तो 440 का सरकार भी खरीदती है, ऐसा तो है नहीं सरकार नहीं लेती, उसको जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो बांटने के लिए ही ले, जनता को बांटने के लिए ही ले, लेकिन उसको लेना पड़ता है। और घरेलू पूंजी निवेश, आप कभी कभी निवेश जो किया जाता है तो निवेश से भी क्या होता है, हमें मिलता है ना, जो हमारे पास निवेश था, घरेलू निवेश, हमारे पास पैसा था, हमारी पूंजी थी, तो हमने उसको निवेश कर दिया था, तो उससे भी हमें कुछ मिल रहा है ना, उसका ब्याज तो हमें किसी को नहीं देना, उसका ब्याज तो हमें मिलेगा, तो उससे हमें जो फायदा मिल रहा है वो है। और शुद्ध निर्यात, हमने कभी कभी ज़्यादातर या कभी कभी तो मान ही लो कि निर्यात भी कर देते हैं, तो उससे भी हमें मिलता है, या मान लो निर्यात नहीं कर रहे हैं तो बिक्री तो कर रहे हैं, तो उससे हमें इतना मिल रहा है। अवशिष्ट माल मूल्य में विशुद्ध परिवर्तन, विशुद्ध अवशिष्ट माल का मतलब होता है जो बचा हुआ माल है, या जिस समय हम लगाना चाह रहे हैं उस समय कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कीमत में परिवर्तन हो जाता है, और कीमत में परिवर्तन हमारे फायदे के लिए हो सकता है, यानी वो जो माल हम लगा रहे हैं उसकी कीमत घट जाए, जब उसकी कीमत घट जाएगी तो हमें फायदा हो जाएगा, तो उससे हमें फायदा मिलता है। हमने अंदाज़ा लगाया था 100 का, बाद में 80 का ही मिल गया, तो वो भी एक फायदा हो गया। और तो इस तरह से कुल मिला के उसको यहाँ कितने का 930 रुपए का उसको प्राप्ति है, 930 का उसने खर्च किया और 930 रुपए की ही प्राप्ति हुई, यानी ये जब भी खाता दिखाया जाएगा वो बैलेंस में ही दिखाया जाएगा, तो हमेशा इसको याद रखना है कि हमेशा ये खाता बैलेंस में ही दिखाया जाता है। दूसरा खाता है उपभोग लेखा, उसमें उसको भी ऐसे ही बनाएंगे कि इसमें इस साइड में भुगतान और इस साइड में प्राप्तियां, इधर भुगतान की राशि लिखी है, इधर प्राप्ति की राशि लिखी है। तो वेतन, मजदूरी आदि, यहाँ हमें क्या उपभोग लेखा, उपभोग का मतलब है यहाँ उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ पे उपभोग, उपभोग में क्या क्या आएगा, लोग किस तरह से उपभोग करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे उसके लिए जुटाते हैं और कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो एक क्षेत्र से आता है। जैसे मान लो हमने अपने उपभोग के लिए कमाई किया है ना, तो कमाई करेंगे तो या तो हमें उससे मिलेगा या तो लगान से मिलेगा, हमारे पास अगर घर होगा, हमने किसी को ब्याज किसी को किराए पर दिया होगा तो उससे हमें लगान मिलेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास पूंजी रही हो, हमने किसी को उधार दिया हो तो उससे हमें ब्याज मिल जाएगा, तब हम उसका उपभोग कर लेंगे। तीसरा ये हो सकता है कि ये दोनों ना हो और हमें मजदूरी करना पड़ रहा हो, यानी नौकरी करनी पड़ रही है, तो उससे हमें मिलेगा, तब हम उपभोग कर लेंगे। और फिर या तो हम कोई निवेश का काम कर रहे हों, यानी उत्पादन का काम कर रहे हों, तो उससे हमें लाभ मिलेगा। तो इस तरह से एक साइड तो हम अपना इनकम प्राप्त करते हैं और दूसरी साइड में खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या कर रहे हैं, वेतन, मजदूरी आदि, हम मान लो किसी को वेतन, मजदूरी या कुछ के रूप में दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, है ना, भुगतान कर रहे हैं तभी तो हमें मिलेगा। मान लो हमें राशन लेना है, तो हम राशन लेने के लिए किसी को 5,000 रुपये दे रहे हैं, तभी तो हमें राशन मिलेगा, तो वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें मान लो कि उसको ले आने के लिए हम वेतन दे रहे हैं, वेतन, मजदूरी या कुछ भी जो उसके रूप में हमें देना पड़ रहा है, तो कितने का 30 का खर्च कर रहे हैं। व्यावसायिक फर्मों से खरीद, और व्यावसायिक फर्में, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। व्यावसायिक फर्में क्या होती हैं, व्यावसायिक फर्में वही हैं सारी की सारी जो उत्पादन का कार्य कर रही हैं, वो व्यवसाय के लिए तो उत्पादन कर रही हैं, सरकारी ना हो बस, है ना, क्योंकि सरकारी जो उत्पादन है वो लाभ के उद्देश्य से नहीं करता है, वो समाज कल्याण के उद्देश्य से काम करता है ना, समाज कल्याण के उद्देश्य से उत्पादन कार्य करता है। तो और व्यावसायिक फर्मों से खरीद, विदेशों से खरीद, विदेशों से भी हम खरीद कर सकते हैं, है ना, और जब खरीदेंगे तो इसका मतलब पेमेंट करेंगे, यानी हम भुगतान कर रहे हैं। और विदेशों से
खरीद व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत कर जो हमारी इनकम हो रही है उससे हमें टैक्स भी देना पड़ रहा है, और ब्याज भुगतान ब्याज भी कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के रूप में दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम बैंकिंग बीमा ये सब भी दे रहे हैं, बीमा के लिए भी तो खर्च कर रहे हैं। हाँ, वो सारा सब जोड़ करके ब्याज भी भुगतान कर रहे हैं, और व्यक्तिगत बचत जो है हमारी, उस बचत को हम बैंकों में या कहीं भी उसको रख रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन सब के रूप में पेमेंट कितने का करना पड़ रहा है, 824। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं प्राप्तियों पे। तो मजदूरी, वेतन आदि हमने कहीं पे काम किया, चाहे वो मजदूरी के रूप में चाहे वेतन के रूप में, तो उससे हमें पेमेंट मिला कितना, व्यवसायिक फर्मों से अगर किया तो 500, है ना। व्यवसायिक फर्मों से इसकी शायद लिखा नहीं है क्या, हाँ, यही सब व्यवसायिक फर्मों में अगर हमने काम किया तो उससे 500। और सरकारी काम या सरकार से हमें कुछ फायदा मिल गया, या सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता या किसी रूप में हमें दे दिया तो 60 का दे दिया। और परिवारों से जो हमारी टोटल परिवार की इनकम थी उससे हमें इतना मिल गया। और विदेशों से जो शुद्ध आय है वो दो से दो मिल गई हमें, कितनी मिल गई, 2। अब ये 2 हम इसलिए केवल 2 कह रहे हैं, ये आप अपना चाहे करोड़ में बनाइए, क्योंकि पूरे देश की बात है तो करोड़ में ही होगी, तो आप चाहे उसको करोड़ में लिखिए और चाहे लाख में या रुपए में, केवल तो वो आपके ऊपर है, इसलिए मैं केवल संख्या नाम दे रहा हूँ, बाकी जो उसका पैमाना है वो अपना खुद देख लीजिए। और व्यवसायिक विशुद्ध आय जो हमने व्यवसाय कोई काम किया, कोई व्यवसाय किया, मान लो दुकान रख लिया या कुछ और कर लिया, तो उससे जो हमें शुद्ध आय मिली है वो 10 के बराबर की मिली है। और लगान, लाभ, ब्याज, हस्तांतरण, भुगतान, इससे हमें क्या है, मान लगान हमने जो जमीन दिया उससे, और लाभ कोई काम किया उससे, और ब्याज किसी को पूंजी उधार दिया उससे जो मिला, तो ये सब मिलकर के कितने का हो गया, 90 का। और हस्तांतरण भुगतान बता दें क्या है। हस्तांतरण भुगतान वो होता है जो बिना किसी काम के प्राप्त होता है। बिना किसी काम के कैसे, ये काम सरकार का, हस्तांतरण भुगतान करना काम सरकार का। जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, और या इस तरह का जो भी सरकार फ्री में देता है, जो जैसे अभी ये राशन दे रहा है, जो सिलेंडर फ्री में मिलते हैं, ये क्या है, हस्तांतरण भुगतान है। इसमें इसके बदले में कोई काम नहीं किया जाता है, केवल और केवल जो उसके बदले में मिल जाए तो उसको हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ कुल वो भी 824 का हुआ। तो ये जो है हमने देखा कि ये उपभोग लेखा में भी जितना भुगतान किया था उतना ही प्राप्त हुआ है, तो ये दोनों खाते बराबर होने चाहिए। सरकारी क्षेत्र खाता, सरकारी क्षेत्र खाता में फिर जैसे हमने C+I+G देखा था, तो C उपभोग हो गया, I क्या हो गया, निवेश हो गया, निवेश हमारा यहाँ पे है, बचत एवं निवेश, और G हमारा ये है। तो हम चाहे I पहले कर लें चाहे पहले G कर लें, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकारी क्षेत्र खाता जो है उसको देख लेते हैं। सरकारी क्षेत्र का जो खाता होता है वो ज़्यादातर विदेशों से लेन देन के मामले में होता है। तो मजदूरी, वेतन आदि सरकार ने जो भुगतान दिया है वो मजदूरी, वेतन या किसी न किसी रूप में जितना भी उसने दिया है वो टोटल दिया है 100 के बराबर। कितना दिया,
100 का। और सामाजिक सुरक्षा भुगतान कितने का दिया है? 2। सामाजिक सुरक्षा भुगतान 2 के बराबर का दिया है। और व्यावसायिक फर्मों से खरीद 220 का। और विदेशों से जो खरीद किया उसके लिए 4। और शुद्ध ब्याज भुगतान 20 का। और हस्तांतरण भुगतान कितने का किया? 42। और विशुद्ध बचत -36। इनको जो है घाटा। इसको देखिए फिर से। सरकार ने कहाँ खर्च किया? मजदूरी, वेतन आदि में 100 का। और सामाजिक सुरक्षा भुगतान, सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा भुगतान करना पड़ता है, जैसे गरीबी मिटाओ इसके लिए, या ऐसे जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार को भुगतान करना पड़ता है। या अगर सरकार भी उत्पादन कार्य कर रहा है तो वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के आसपास है, उनको टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। व्यावसायिक फर्मों से खरीद, व्यावसायिक फर्मों से खरीद भी करती है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार सारा का सारा प्रोडक्शन कर लेती है, नहीं करती ना। जैसे मान लो सरकार राशन खरीदती है, जो किसानों का उत्पादन होता है उसको खरीदता है। या और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी एरोप्लेन, बस, ये सब खरीदता है सरकार। तो सरकार जो व्यवसायिक फर्मों से खरीद कर रहा है कितने का? 220 का। विदेशों से खरीद 4। विदेशों से हमने पहले ही बताया कि विदेशों से ज़्यादा इसका लेन देन होता है, 4। और शुद्ध ब्याज सरकार को भी उधार लेना पड़ता है, वो चाहे आरबीआई से ले और चाहे जनता से ले, उसके बदले में उसको ब्याज देना पड़ता है। और हस्तांतरण भुगतान अभी हमने बताया कि वो केवल और केवल सरकार करती है। तो सरकार हस्तांतरण भुगतान करती है लोगों को बिना किसी काम के, लोग काम करें ना करें उसके लिए, फिर भी वो सरकार जो है भुगतान करती है। ऐसी कंडीशन को या ऐसे भुगतान को हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। विशुद्ध बचत, सरकार को हमेशा नुकसान ही होता है, अक्सर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के 312 का जो है ये सरकारी क्षेत्र खाता को मिला है, जो सरकार को मिला है वो कुल 312 का। और सरकार को प्राप्त कहाँ से हुआ? व्यक्तिगत कर, सरकार टैक्स लगाती है लोगों पे, तो उससे लोगों से जो टैक्स मिला सरकार, प्लस निगम कर, जो उत्पादन कार्य में लगे हुए उद्योग हैं उन सबसे जो टैक्स लगाता है वो टैक्स, प्लस परोक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष कर, जैसे सेल टैक्स है। आप दुकानदार को जानते नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी आप उसको टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स भी कुल मिला के सरकार के पास कलेक्ट होता है। तो इस तरह से सरकार को 270 इससे मिलता है। सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों से उसको 20, मतलब ऐसा सरकार खुद तो नहीं देती, कर्मचारियों के ऊपर लगा दिया कि इतना आपको देना पड़ेगा, इतना आपको देना पड़ेगा। तो कर्मचारियों से 20 और सरकार खुद कितना दे रही? 2। और नियोजकों से, यानी जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं उनसे कितना? 20। इस तरह से सरकार को कुल मिला के कितना मिला? 312। अब देख लेते हैं पूंजी खाता या कुल बचत एवं निवेश खाता। पूंजी खाता या कुल बचत एवं निवेश खाता। कुल बचत एवं निवेश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका 2 समीकरण है, y = c+i और y = c+s। 2 समीकरण है, c+i और c+s। जो आय है उस आय के 2 भाग होते हैं, जो हम कमा रहे हैं, जितना हम कमाते हैं उसका 2 भाग होता है। या एक उपभोग कर लेते हैं और दूसरा बचा लेते हैं, ये s। दूसरा क्या करते हैं? बचा लेते हैं। और इस बचत को अगर हम बचाते नहीं हैं तो उसको लगा देते हैं कहीं कि हम और ज़्यादा उत्पादन करेंगे, है ना, यानी निवेश करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, I =
बचत हुई थी हमने उसी को निवेश किया। ये होता है इसको ये केस का समीकरण है। हालांकि इससे पहले भी ये समीकरण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी दिया था। तो यस I = S, इसको हमेशा याद रखना है। अब उसी को ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो पूंजी खाता या फिर बचत एवं निवेश खाता है उसके आधार पर देखेंगे तो कुल व्यक्तिगत या घरेलू निवेश जो हम अपना स्वयं का लगा देते हैं। इन्वेंट्री मूल्य में शुद्ध परिवर्तन, जैसे अभी मैंने बताया था कि मूल्य में अचानक परिवर्तन हो जाए तो कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पे नुकसान की बात हो रही है, तो नुकसान हो गया तो 70 और तो 70 नुकसान हो गया, यानी पेमेंट करना पड़ गया। तो पेमेंट करना पड़ गया इतना ज़्यादा। और पूंजीगत वस्तुओं का व्यवसाय से क्रय, व्यवसाय जो पूंजीगत वस्तुओं का व्यवसाय से क्रय, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें हैं उन सब का क्रय करने में कितना 120 का खर्च हो रहा है। और विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश यानी हमने विदेशों में निवेश किया, तो जो निवेश किया तो वो भी हमारा कितना गया 78। तो इस तरह से हमें 268 का कितना में क्या हुआ, ये निवेश किया हमने, अभी हमने निवेश किया। और निवेश और बचत तो दोनों बराबर होती है, जैसा इस समीकरण से देख लीजिए। तो व्यक्तिगत बचतें जो हमारी स्वयं की बचतें हैं वो 222 है। व्यवसायिक बचतें जो हमने व्यवसाय के माध्यम से बचाया वो 22। और सरकारी बचतें कम घाटे में गई, सरकारी बचत हमेशा ज़्यादातर घाटे में ही होती है। और गिसावट 60 का गिसावट हो गया। तो ये सब हमने क्या किया, बचत किया तो, लेकिन फिर भी ये जो इससे ज़्यादा नहीं कर पाए, यानी I = S होना ही होना है। ठीक है, तो इतने इन सब के माध्यम से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये केवल ये सब क्या है हमें याद रखना कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, और जब गहराई से पढ़ लेंगे सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या इसमें बनाना है। अब देखते हैं विदेशी क्षेत्र खाता। विदेशी क्षेत्र खाता यानी विदेशों से जो x-m की बात हमने किया था, x-m, पहले इसको ऐसे समझ लें विदेशी खाता कि विदेशों से दो प्रकार का आयात निर्यात होता है। एक तो हम वस्तुएं बेचते खरीदते हैं, और दूसरा जो हमारे यहाँ से व्यक्ति बाहर कमाते हैं विदेशों में या विदेशों से यहाँ। तो इनको दोनों को समझें। पहले ये देख लो कि वस्तुओं का अगर हम निर्यात करते हैं यानी अपनी वस्तु दूसरे देश को बेचते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है। तो हमें फायदा हो, यानी वो प्राप्ति है, हमारे लिए क्या है, प्राप्ति है। और अगर हम विदेशों से आयात करते हैं यानी वहाँ की वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा का पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भुगतान कर रहे हैं, यानी जो आयात है तो वो क्या है, हमारे लिए भुगतान का क्षेत्र है, और जो निर्यात है वो हमारे लिए प्राप्ति का क्षेत्र है, यानी प्राप्ति में उसको चढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ से लोग विदेशों में काम कर रहे हैं तो वहाँ से वो विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजते हैं, है ना। और इससे हमें क्या होता है, प्राप्ति होती है, इससे हमें प्राप्ति मिली। लेकिन जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर के हमारे यहाँ काम करता है तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ता है। वो हमारा जो हमने उसको पेमेंट किया वो अपने देश भेजेगा, वहाँ के लिए वो प्राप्ति है और यहाँ के लिए वो पेमेंट है। तो उसको भुगतान साइड में दिखाएंगे। तो विदेशी क्षेत्र खाता, अब इसमें देखो मजदूरी, वेतन आदि, जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आके काम कर रहा है तो उसको मजदूरी, वेतन आदि के रूप में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और विदेशी शाखाओं से शुद्ध लाभ, जो विदेशी यहाँ पर शाखाएं लगी हुई हैं उनको जितना लाभ हो गया वो यहाँ तो देंगे नहीं, उनको जितना लाभ हुआ वो तो अपने देश ले जाएंगे ना। तो वो अपने देश ले जाएंगे तो हमारे लिए क्या है, वो तो एक पेमेंट है, हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं ना। और वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, वस्तुएं और सेवाओं का हम जो यहाँ से निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात वस्तुएं एवं सेवाओं के अगर हम निर्यात करेंगे तो वो निर्यात, अगर वैसे इसको आयात होना चाहिए क्योंकि निर्यात से तो हमें मिल
मिलता है ना, हमें प्राप्ति होती है। तो इसको आयात बना लो, वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, और यहाँ पे हमें क्या इसको यहाँ पे निर्यात लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आयात बनाएंगे लोग, क्योंकि आयात निर्यात से तो हमें निर्यात करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ये आयात करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और फिर प्राप्तियों में क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात, इसको निर्यात बना लो। निर्यात करेंगे तो हमें क्या होगा, फायदा होगा, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। और इसी को विदेशी निवेश, और कोई विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आके निवेश करेगा तो उसकी मुद्रा हमारे देश में आएगी तो हमें प्राप्त होगी, है ना। और विदेश, तो अब इससे टोटल हमें कितना विदेशियों को भुगतान करना है, वो 84 के बराबर। ये हमें विदेशियों को नहीं भुगतान करना, अपने आप को भुगतान करना है, ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भुगतान नहीं करो, यहाँ पे प्राप्ति लिख दो, कुल लिख दो, प्राप्ति ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये हमें क्या है, ये हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों को 84 लाख या करोड़ या हजार, जिसमें चाहो वह उसमें कर सकते।